औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम ऑनलाइन एमकैट ई-कैट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। याद रहे स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जूम क्लास पर भी कंडक्ट किया गया था। लाइव जूम क्लासेस हो रही हैं। अगर आप जूम क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 03332243 पर अपना नाम, कॉलेज और सिटी व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई चार्जेस नहीं है जूम क्लासेस के। आप मॉर्निंग में जूम क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एमकैट ई-कैट के जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनका एक सवाल होता है कि सर हम इंटरमीडिएट में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं और एमकैट ई-कैट में भी तकरीबन वैसी ही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो क्या कोई फ़र्क होगा इन दोनों में, एमकैट ई-कैट की पढ़ाई में और इंटरमीडिएट की पढ़ाई में? तो आज के लेक्चर के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि एमकैट ई-कैट पढ़ना डिफरेंट होगा और इंटरमीडिएट की तैयारी करना डिफरेंट होगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इस चैप्टर की वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड हुई हुई हैं ऑलरेडी। राउंडिंग ऑफ डेटा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें उस अंदाज से पढ़ाया है जिस अंदाज से एग्जाम में काम करना होता है। लेकिन आज जो हम एप्टीट्यूड में पढ़ने जा रहे हैं वो अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को। तो अब आते हैं बेटा हम टॉपिक वाइज, और सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा। देखो, मैं यहाँ पर रोमन इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं सिंपल वर्ड्स में आपके सामने बताऊंगा। इस पर स्क्रीन पर आपको इंग्लिश, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं वैसे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। हम रूल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमें 1 ऐड करना है। देखो, ये जो वैल्यू आप रिमूव करने जा रहे हो 7 8, ये क्या है? ये 5 से बड़ा है। जब आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ 1 प्लस करोगे तो क्या बन गया? 2.7। अगला रूल क्या लिखा है? अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो सिर्फ रिमूव करेंगे। अब ये है 4। 4 क्या होता है? 5 से बड़ा या छोटा? सर 4 तो छोटा होता है। अगर 4 छोटा है तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे। फिर कहते हैं अगर वैल्यू एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे? सर अगर वैल्यू 5 है तो उसके बराबर में देखेंगे। अगर बराबर में ऑड नंबर है तो ऐड करेंगे, और अगर इवन है तो रिमूव कर दें। 5 के बराबर में क्या है? 6 है। 6 कौन सा नंबर है? 6 हमारे पास कौन सा नंबर होता है सर? 6 हमारे पास होता है इवन नंबर जो 2 के टेबल में आ सकता है। तो हमने देखो 5 को रिमूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2.75 के बाद ये जो 5 है इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 7। 7 कौन सा नंबर है? 7 तो सर हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऑड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये 2.8 बन गया। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है सर सिग्निफिकेंट फिगर। हम अक्सर परेशान रहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को लेकर, तो मैंने यहाँ पर इनको भी सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर एक नंबर जीरो नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। अगर 1 2 3 4 होता तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? 4 हो जाते। रूल नंबर 2, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। यानी 1001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है। रूल नंबर 3 है अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 से छोटी है कैसे पता लगेगा? यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये 0.0062 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 2। अब अगला है डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं। डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं, यानी पॉइंट के बाद जो 2 जीरो लगे हुए हैं इनको भी आप काउंट करेंगे तो ये बन गया 4.00। ये बराबर हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर के। रूल नंबर 5 में हम कहते हैं कि अगर कोई डेसिमल नहीं है और आपको जीरो नजर आता है तो इसमें 2 रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट है भी और नहीं भी है। यानी आप 40 में कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सही जवाब होगा, और अगर कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तब भी सही जवाब होगा। पेपर में कभी भी इस तरह कंफ्यूज आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले को ये रूल मालूम है। आइए ट्रिक जानते हैं। लॉग मालूम करना है बगैर कैलकुलेटर। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और आप लॉग मालूम कर रहे हैं, तो लॉग कैसे मालूम करेंगे सर? लॉग मालूम करने का फॉर्मूला होगा 1 एक्सपोनेंट 3 का। अगर आपको लॉग लेना है तो ट्रिक याद रखिएगा, 1 का लॉग हमेशा आता है बेटा 0, मल्टीप्लाई का लॉग आता है प्लस,
और log 10 की पावर x का log आता है x और माइनस एक्स का आता है माइनस एक्स, यानी 1 लिखा होगा 10 के ऊपर तो log क्या हो जाएगा उसका 1, 2 लिखा होगा तो 2, -2 लिखा होगा तो -2। वो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सर log 1 कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो 0 प्लस 10 की पावर 3 आ गया, 0 प्लस 3 का आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। तो ये पीएच वाला न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं ना एक्सपोनेंट में, तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है। फिर आता है बेटा हमारे पास एरर। एरर क्या होता है? एरर में 3 चीजें आ गई, पर्सनल, सिस्टमिक और रैंडम। मैंने बहुत क्लियर लफ्जों में समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। पर्सनल मतलब आपकी गलती, सिस्टमिक मतलब इंस्ट्रूमेंट की गलती, रैंडम मतलब एनवायरनमेंट की गलती। आप परफॉर्म कर रहे थे, उसमें आपने मिस्टेक कर दिए तो वो पर्सनल एरर होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट खराब था तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, और अगर एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था उसे हम रैंडम एरर कहेंगे। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पर। सर चैप्टर 1 में तो न्यूमेरिकल भी हैं, और न्यूमेरिकल बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला जब फर्स्ट ईयर में करते थे तो क्या करते थे सर? इंडिविजुअल मास निकालते थे, परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, मोल रेशियो कैलकुलेट करते थे, और फिर स्मॉल नंबर से डिवाइड करके आंसर ले आते थे। इसकी वीडियोस तो लेक्चर पे अपलोड हुई हुई है चैनल पर, वहां से भी देख सकते हो। लेकिन सर एप्टीट्यूड में कैसा पूछा जाता है? एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 से यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बात भी याद रहे कि एप्टीट्यूड की क्लासेस हो और उसमें एमसीक्यूज का जिक्र ना हो, ये बात मुमकिन नहीं है। अगर मेरी किसी क्लास में आपको ऐसा लगता है कि हमने ये नहीं सीखा एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट क्लास फिर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें तो लाजिम था कि एमसीक्यूज देखेंगे। अब हम जो पेपर देते हैं, हम आपने इसे एम कैट, एमडी कैट, एनटीएस मल्टीपल नामों से सुना था। एनटीएस वो इदारा है जो टेस्ट कंडक्ट करता है, हम इसके पास पेपर्स को टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको सवाल नजर आ रहा है वो 2011 में एनटीएस के पेपर में मौजूद था। हम ये पेपर अपने स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, उनको याद होता है सवाल क्या पूछा गया था, और हम उसे लफ्जों में कंपाइल करके आपके लिए यहाँ पर बना देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ सब्सटेंस एक्स वाज फाउंड टू कंटेन 72% कार्बन, 12% हाइड्रोजन एंड 16% ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है इसका। अच्छा जी, अब सर कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर मैं बताता हूं आपको, C6H12O इज द आंसर। लेकिन सर ये सॉल्व कैसे किया आपने, आइए देखते हैं। कार्बन का मास कितना होता है? 12। मोल रेशियो में क्या करते हैं? परसेंटेज को मास से डिवाइड कर देते हैं। तो 72 को जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 12। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 1, चूंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। जब हाइड्रोजन को आपने से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 12। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और परसेंटेज भी कितनी दी हुई है? 16। तो जब 16 को 16 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 1। अब क्या करना है? छोटे नंबर से सबको डिवाइड करो। छोटा नंबर 1 है ना, तो 6 भी डिवाइड हुआ 1 से, 12 भी डिवाइड हुआ और 1 भी डिवाइड हुआ। मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं। 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर होगा? सर 6 होगा। 12 डिवाइडेड बाय 1 12 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होगा। तो सर सी के आगे लिख दो 6, एच के आगे लिख दो 12, और ओ के आगे 1 ना लिखो, चूंकि 1 मेंशन नहीं करते हैं। तो ये क्या बन गया सर? हमारा आंसर आ गया। और अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला भी तो आता है न्यूमेरिकल, उसमें तो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करना होता है। चलिए सवाल देख लेते हैं। अब 2014 के पेपर में क्या सवाल पूछा गया? द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 188 गिव्स कार्बन 12.8%, hydrogen 2.1% and bromine 85.1%. What is the molecular formula? चलिए जवाब क्या है सर? जवाब तो इसका है C2H4Br2। आया कैसे? आइए देखते हैं। कार्बन का मास कितना है? 12। परसेंटेज कितनी है? 12.8। ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। परसेंटेज कितनी है? 2.1। ब्रोमीन का मास कितना है? 80। परसेंटेज कितनी है? 85.1। अब हम इनको मास से डिवाइड कर देते हैं। देखो कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, आप बगैर कैलकुलेटर के अगर सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स की तरफ जाते हो। 12.8 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो 1.0 समथिंग आंसर आता है आपके पास, तो आप उसे 1 कंसीडर कर लो। 2.1 को 1 से डिवाइड किया तो सिंपल 2.1 हो गया। 85.1 को आपने 80 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 1 आंसर आ गया। छोटी वैल्यू कौन सी है सर? छोटी वैल्यू है 1। तो 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आया, 2.1 को 1 से डिवाइड किया 2.1 आया, और 1/1 किया तो अगेन 1 आ गया। तो सी पे क्या लिख दिया? 1, एच पर 2 और बी आर पर 1। अब इसका मास निकालना पड़ता है ना हमें। तो 12 है कार्बन का मास, 2 है हाइड्रोजन का मास और
ब्रोमीन का 80 है तो कितना आ गया 94। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डिवाइड करना है MFM EFM को। तो MFM कितना है सवाल में दिया हुआ था सर 188, डिवाइड करना है 94 से, तो आंसर क्या आया 2। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, C1 था तो 2 हो जाएगा, H2 था तो 4 हो जाएगा, Br1 था तो 2 हो जाएगा। आइए चेक करते हैं आंसर को क्या आया। हमने ये जो सॉल्व किया ये सही था या नहीं। तो एक कार्बन का मास होता है 12, 2 का कितना हो जाएगा 24, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1, 4 का कितना हो जाएगा 4, 24 प्लस 4 28 हुआ, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो 160, 160 में जब 28 प्लस किया तो क्या आ गया 160 में जब 28 प्लस किया तो हमारे पास 188 आ गया। 188 इज द राइट आंसर जो सवाल में दिया हुआ था। वाह सर, सॉल्व कर लिया। अब आप कहते हैं सर पेपर में मोल और एवोगाड्रो नंबर पे भी तो सवाल आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो याद रखना 1 मोल किसके बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 के, इतना याद रहेगा हमें। 2 किसके बराबर होगा, यहां पर डॉच किया जाता है। 2 बराबर होगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 या फिर 1.2 एक्सपोनेंट 24। ये पॉइंट अगर यहां से यहां आएगा तो एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, दोनों सही हैं। इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना होता। अब अगर मैं आपको कहता हूं 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आधा मोल है तो आधे से मल्टीप्लाई कर दें। 6.02 का आधा होता है 3.01। याद रहे बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करते हो या जब आप आधा करते हो तो एक्सपोनेंट पर फर्क नहीं पड़ता, वो 23 का 23 रहेगा, 23 का 23 रहेगा। एग्जाम में वो एक ऑप्शन ऐसा डाल देता है जिसमें एक्सपोनेंट आधे कर देता है। हमारे बच्चे समझते हैं कि एक्सपोनेंट भी आधे करने पड़ते हैं हमें। अब आते हैं सर, इसका भी कोई सवाल आया होगा पेपर में? तो जी 2012 में आया बेटा ये सवाल एनटीएस के पास पेपर्स में। 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स। 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं? जवाब आया 6.02 एक्सपोनेंट 23। कैसे आया सर ये जवाब, आइए देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ H2 का मतलब था मास इन ग्राम डिवाइड कीजिए मॉलिक्यूलर मास से। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है हमें सवाल में 2, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1, 1 मोल में कितना होता है सर 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है। आ गया ना जवाब? देखो सेकंडों में सॉल्व कर रहे हो, यही मुझे आपको पूरे सेशन में एप्टीट्यूड में समझाना है। हमारी हर सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश की हम इसी तरह क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जो पास पेपर्स में सिंगल सिंगल आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज कंपाइल हो रहे हैं, बुक की शक्ल में आ जाएंगे, और फिर मैं आपको अनाउंस कर दूंगा ये बुक्स आपको होम डिलीवर भी करना शुरू कर दी जाएंगी। अभी आपको अपने एमकैट ECAT के लिए कोई मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको तमाम की तमाम चीजें इंशाल्लाह प्रोवाइड की जा रही होंगी। अब आता है सर मास मास रिलेशनशिप। हम कहते हैं सर ये तो मुश्किल होता है, चलो उसको भी आसान करते हैं। भाई मास दिया होगा और मास मालूम करना होगा। फिर रिपीट करता हूं, मास दिया होगा और मास मालूम करना होगा। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे सर। जैसे 25 चॉकलेट कॉस्ट 50 रुपीज, 20 कितने की होंगी? अगर 25 चॉकलेट 50 रुपए की है तो 20 कितने की होंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले एक की कीमत निकालेंगे। एक की कीमत कैसे निकलेगी? डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो एक चॉकलेट निकली 2 रुपए की। तो अब 20 कितने की होंगी? मल्टीप्लाई कर दो। ये कहलाता है यूनिट मेथड। अब आप सोचेंगे सर पेपर में चॉकलेट तो नहीं आता, यूं समझो ग्राम दिए हुए कि 25 ग्राम से कोई चीज 50 बनती है तो 20 ग्राम से कितनी बनेगी? आप उसको चॉकलेट समझो, पेपर में ग्राम दिया हुआ था। चलो बात नहीं करते हैं, सवाल करते हैं। 2011 के पेपर में ये सवाल पूछा गया। बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस। मास दिया हुआ है 25 ग्राम और मास मालूम करना है। जब मास दिया होता है और मास मालूम करना होता है तो क्या कहलाता है? मास मास रिलेशनशिप। जवाब क्या है? 11 ग्राम। सर कैसे पता चला? आओ सेकंडों में ढूंढते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपना भी तो मास होता है ना, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, मिलाकर कितना हो गया 100 ग्राम। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करना था। 12 किसका मास है? कार्बन का। 32 किसका मास है? 16 प्लस 16 ऑक्सीजन, ये हो गया 44। तो जैसे पीछे चॉकलेट बोला था मैंने, अब यूं समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम से 44 ग्राम बनता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर 100 को आधा करूं तो कितना हो जाएगा? 50। फिर रिपीट करूंगा, 100 को आधा करूं तो कितना हो जाएगा? 50। तो 44 को भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 22।
सही है। हमें कितने का मालूम करना है? 25। 50 को डिवाइड कर दो 25, 50 को हाफ कर दो 25 में, तो 50 का आधा होता है 25, तो 22 का भी आधा कर दो 11। आ गया जवाब आपके पास, ये देखो सामने लिखा हुआ। कोई आपको लंबा चौड़ा मेथड इस्तेमाल नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी। अब आते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सर मास दिया होगा, वॉल्यूम मालूम करना होगा। क्या ये मुश्किल सवाल है? भाई 1 मोल बराबर है 22.4 डीएम क्यूब के। आओ सवाल देखते हैं। चूंकि पास पेपर में क्वेश्चन नहीं था तो मैंने टेक्स्ट बुक का सवाल इस वक्त आपके सामने रख दिया और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट एसटीबी बाय कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। अच्छा जी, क्या जवाब है इसका? इसका जवाब है 28 डीएम क्यूब। कैसे आया सर? आइए देखते हैं। सवाल था व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। सबसे पहले मोल निकालने हैं। मास इन ग्राम कितना दिया है सवाल में? 20। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। कुछ बच्चे कहते हैं सर बगैर कैलकुलेटर के इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो जो ऊपर 20 लिखा हुआ है एक लम्हे के लिए समझो 16 लिखा हुआ है। 16 डिवाइड बाय 16 क्या आंसर आता है? 1। सही है। ऊपर क्या बच गया था? 4। 4/16 मतलब 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब प्लस कर दो 1 में तो क्या बन गया? 1.25। 1 मोल बराबर है 22.4 डीएम क्यूब के। तो 2 मोल किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4। 3 मोल किसके बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो 1.25 किसके बराबर होगा? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 22.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैनुअली आपके पास आंसर आएगा 28 डीएम क्यूब। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आता जा रहा है और आप लोग कमेंट करेंगे जरूर कि आप लोगों को ये लेक्चर कितना पसंद आया, कितना समझ में आया। अब आइए सर, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या करना है सर? वॉल्यूम दिया होगा और वॉल्यूम मालूम करना होगा। हम यूनिट मेथड इस्तेमाल करेंगे और ये निहायत ही आसान है। What volume in dm cube of KCl is obtained in the following equation? अगर कोई स्टार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाए, 2016 में ये सवाल पूछ लिया गया। मैं हर वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो पास पेपर्स में आया, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि सर जो चीज पढ़ा रहे हैं हमें ये चीजें वाकई इम्तिहान में पूछी जाती हैं। सिर्फ इक्वेशन देखो, केसीएल कितना बन रहा है? 2। तो इसका आंसर भी क्या है? 2। खत्म। 4 सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ और इक्वेशन देख के पता करना होगा तो डायरेक्ट पता करेंगे। सर ट्रिक है इसकी, एज पर इक्वेशन 2 डीएम क्यूब ऑफ केसीएल इज प्रोड्यूस। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ लिया आपने? आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया आपने। जूम पर भी तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं। अगर आप उस जूम ग्रुप में नहीं हैं ऐड तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि फ्री में आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस होती रहें। अगर आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो भी जूम क्लासेस अटेंड करें तो उन्हें भी ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि वो भी हिस्सा बन सकें। बहुत शुक्रिया बच्चों आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।